यहाँ एक उद्योग माइका का भी है जी, जो कोडरमा को बहुत प्रभावित करता है, कोडरमा की राजनीति को भी बहुत प्रभावित जी, करता है। जी। लेकिन उस माइका के लिए कोई सारगर्भित बात नहीं हुई, हालांकि वो उससे बार बार राजनीति रोटियां सेकी गई। आप क्या कहेंगे माइका मजदूरों को लेकर के खासकर? आज जैसे माइका का तो जो मेन इंडस्ट्री था जी, तो वो तो आज कमजोर हुआ है जी, और जो ये इंडस्ट्री था भी उस समय कुछ कॉरपोरेट लोगों के हाथों का ये खिलौना बन गया और उन्होंने ही इसका दोहन किया। नहीं मतलब माइनिंग इज ए रॉबरी इंडस्ट्री, जैसे हम लोग कहते हैं माइनिंग जो है लुटेरा उद्योग है, तो ये लुटेरा उद्योग ना हो। हम कहते हैं माइनिंग सबके लिए हो, हर गरीब मजदूर किसान के लिए उसको लाभ मिले, बराबर लाभ मिले और सबका जीवन बेहतर हो सके, ये योजना बनना चाहिए। चीजें हैं तो जिस कारण से उनके प्रति भी उदासीनता है। लोग ये भी देख रहे हैं कि हमें एक बेहतर चाहिए और उस बेहतर के लिए जयप्रकाश कैपेबल है, सुटेबल है और ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न्याय है, ईमानदारी है और इन्होंने कभी भी गलत चीजों से सौदा नहीं किया है। जी बिल्कुल। वो जनता के हितों के लिए अगर अपनी भी कुर्सी त्याग देनी पड़े तो हम त्याग देने के लिए तैयार रहे हैं। तो ये इस परिदृश्य में, नए परिदृश्य में आप कितना नफा और कितना नुकसान देख रहे हैं खुद का? देखिए इसमें जो है जो मेरा कोई न लाभ है न कोई हानि है। इसमें तो केवल और केवल जनता को ही देखना है कि उसे कैसा नेता चाहिए, कैसा सांसद चाहिए और ये सारा फैसला उन पर डिपेंड करता है। पर अब मैं देख रहा हूँ जो 2014 में अगर हम बात करें तो लोगों ने कहा भाई ये क्या गुजरात मॉडल है, हम बीजेपी को वोट देते हैं, वो दे दिया। 19 में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे 5 साल में की करे पाते, 5 साल में क्या कर सकेगा, हम 5 साल और देंगे। तो लोगों ने 14 से भी ज्यादा बढ़ करके 19 में दे दिया, वोट दिया। परंतु अब सारी चीजें रिवर्स गियर ले लिया है। अच्छा, 10 साल देने के बाद जनता देख रही है कि इन लोगों ने 10 साल में केवल मैंने फेंकने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करने का काम किया है, आम छोटे छोटे लोगों के रोजगार को खाने का काम किया है, लोगों के डेली के रोजमर्रा की जो चीज है उसमें आप जीएसटी लगाते हैं, आप कितनी महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो अब लोग सब सारा चीज समझ गए हैं और समझ करके अब ना तो 14 वाली स्थिति है ना 19 वाली स्थिति है, अब रिवर्स गियर लग गया है और निश्चित रूप से अब बड़े नेता के नाम से किसी को वोट मिलने वाला नहीं है। और अब जनता समझ करके और 10 साल में जनता भी समझी है, जो हमारे उस जो वोटर नहीं थे ही, मुझे पूरा उम्मीद है आज हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोडरमा लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं और आज भी उम्मीद है कि जनता जब स्टडी करती है, जब जनता कहते हैं कि जो फैसला पर जाती है कि हम आज जनता चुनाव के दौरान ये तो हमेशा ही कह सकते हैं वो जज के कुर्सी पर बैठी हुई है, क्योंकि आज उसे अपना सेवक चुनना है। और क्या चीजें हैं, क्या सपने हैं जो आप कोडरमा के लिए करना चाहते हैं? अगर कोडरमा के मतदाता आपको अवसर देती है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कोडरमा के लिए क्या जनता को देखने का चीज है और जब जनता इन चीजों को देखेगी तो सही में हम कहीं नफा नुकसान की बात नहीं है। निर्दलीय व्यक्ति होने से क्या मतलब है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल मिलता है तो आपको भाई सिंबल नहीं मिला, परंतु आपका अपना तो सिंबल है कि हु आर यू, व्हाट इज योर इमेज, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर वर्क। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपका क्या है और ये तमाम चीज जनता को देखना है और इन चीजों को देख करके जनता को ये फैसला लेना है, सिंबल मायने नहीं रखता है। जेएमएम के लिए एक सेंटेंस में आप क्या कहना चाहेंगे इस अवस्था में? जहाँ रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अंत में हाँ देखो हम लोग जेएमएम तो हम लोग अभी तो हैं जेएमएम, लोग जेएमएम कहाँ छोड़े हैं? जेएमएम तो छोड़ा नहीं आपने। हाँ मैं तो जेएमएम में हूँ और जेएमएम अच्छा करे। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य की जो पार्टी है, जो हेमंत बाबू ने मुझसे कहा था और हमने जो महसूस किया था, तो हम चाहते हैं कि हेमंत झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड वासियों के लिए जिस प्रकार से काम करना है वो काम करे और इस राज्य को आगे लेके जाए। हम तो मेरी शुभकामना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और अभी हम तो जेएमएम में है ही हैं, कोई बात नहीं है, चलेंगे। आपको लगता है जयप्रकाश जी कि अगर हेमंत जी बाहर होते, उनको अंदर जाने की घटना नहीं घटित होती तो शायद टिकट आपको मिल जाता? चलाया और मैंने दिखा दिया कि बिना एक भी रुपया लिए हम जनता की सेवा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम जीते हारे वो मकसद नहीं है, हम ईमानदारी से जनता की सेवा दे सकें, न्याय उनको मिल सके, तो ये हमने काम किया था और इसी रूप से मैं पूरे कोडरमा लोकसभा को सजाना चाहता हूं, इसका विकास चाहता हूं और तमाम गवर्नमेंट की मशीनरियों को प्रैक्टिकल रूप में सही ढंग से चलाना चाहता हूं, ये मेरा मकसद होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं विजय चौरसिया और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है।
पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जिनकी धूम मची है। आप जानते हैं कि 2024 का आसन चुनाव है और इस चुनाव में डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। जन की बात में कैसे हैं? प्रणाम, जोहार, आदाब। चिलचिलाती धूप है, तपती दोपहरी है, लू चल रही है और पूरे मौसम में ऐसी तपिश है, ऐसी गर्माहट है कि आदमी क्या पशु पक्षी भी बहुत बेहाल है। बावजूद डगर डगर, गली गली, गांव गांव, घर घर प्रत्याशियों का दौरा लगातार चल रहा है। ये मैं इस चुनावी माहौल की बात कर रहा हूं। लेकिन इस चुनाव से इतर बहुत सालों से जिनका दौरा कभी बंद नहीं होता है, जो प्रत्येक दुख की घड़ी में उपस्थित होते हैं, वो एकमात्र नाम डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी का है। चुनाव आ गया है जयप्रकाश जी, और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर लीडर थे। ये कयास था कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले इस लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार होंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि ये सीट भाकपा माले की ओर चला गया, इंडिया गठबंधन में। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जैसा कि आपने तो पहले ही बताया कि हम लोग हमेशा लोगों की सेवा में समर्पित रहे हैं जी। और पिछले जो 2-2.5 साल पहले हेमंत सोरेन जी ने मुझे आमंत्रण दिया था कि आप एक बहुत ही योग्य काबिल व्यक्ति हैं जी, आप लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विधानसभा के अंदर 5 वर्षों तक आपका बेबाक अंदाज हमने देखा है जी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो अपने घर का जो विरासत था, आपके परिवार का एक विरासत था कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 6 बार प्रतिनिधित्व आपके चाचा रीतला वर्मा जी ने किए थे और परिवार को जो सींचते थे, जनता को जो सींचते थे, जगदीश प्रसाद कुशवाहा आपके पिताजी रहे जी। तो एक बड़ा विरासत है, जनता से प्रेम है, आपके परिवार के पास इतना लंबे समय तक पद रहा जी, और लोगों ने, जनता ने सराहा जी। किसी का व्यवहार जनता के प्रति कभी खराब नहीं हुआ, कोई अहंकारी नहीं हुए जी। और जो लोकप्रियता आज भी बरकरार है जी। इस कारण से जहां आप थे वैसे प्लेटफॉर्म में जगह नहीं मिलता है जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ आकर के चुनाव को लड़ा जाए, जीता जाए और एक झारखंड को मजबूत आधार दिया जाए। जी। झारखंड के लोगों की जो आशा है, जो सोच है, जो उम्मीद है जी। वो कैसे पूरा होगा। यह नया राज्य है, आज इस राज्य ने लगभग 24 वर्ष पूरे किए हैं। तो इस राज्य में 24 वर्ष के बाद भी जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी, जो सोच था, उस अनुरूप विकास नहीं दिखता है, उस अनुरूप प्रगति इस राज्य का नहीं दिखता है। क्योंकि सभी लोग बोलते थे कि जो अलग झारखंड राज्य बना है यह पूरे भारत की एक सोने की चिड़िया है। जी बिल्कुल, क्योंकि यह रिच माइनिंग एरिया है और यहाँ पर हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और ये पूरे राज्य को बहुत समृद्धशाली बनाते हैं। परंतु झारखंड के वासी जो हैं तो आज भी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि बात सही है। ये हेमंत जी से बात हुई थी? जी, हेमंत जी से बात हुई थी। तो हमने भी सोचा कि भाई ये सही बात हुई है और हम लोग मिलकर राज्य को संवारेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी इसी बात की लगातार संघर्ष भी करते थे। हमारे अंकल ने भी झारखंड के निर्माण के लिए लगातार प्रयास भी किया और यहाँ पर जो दिखाई पड़ते हैं, आप देख रहे हैं कि गिरिडीह से रांची रेलवे लाइन जो है, उनका एक सपना था जिसको उन्होंने लोकसभा में पारित भी कराया और उन्होंने अपने सांसदीय काल में ही इसका शिलान्यास भी कराया था और आज ये मूर्त रूप हम सबको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में जनजीवन को विकसित करने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर, उस जमाने में, आज तो हमारे सबके पास मोबाइल फोन है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हर घरों को, मैंने उस जमाने के जो टेलीफोन थे उस व्यवस्था से जुड़ने का एक बड़ा क्रांतिकारी कार्य हमारे चाचा जी ने किया था। आपने देखा होगा कि उस जमाने में भी जब वो सांसद थे तो उनको लगा कि हम कैसे यहाँ के लोगों को समृद्धशाली बना सकते हैं, कैसे बचत वो करेंगे। तो इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया को इस गिरिडीह जिला और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का अग्रणी बैंक के रूप में स्थापित किया, उनका लाने का काम किया और छोटे छोटे इलाकों में भी बैंक के शाखाएं खोली गई। तो ये इसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही थी। इस चीज को उन्होंने प्रस्तावित किया और लाया था। तो ऐसे बहुत सारे चीजों को लगातार वो सोचते थे, वो यहाँ चाहते थे, उस जमाने में भी चाहते थे। आज हम देख रहे हैं कि जो बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ियां चल रही है, रिक्शा चल रही है,
तो वो उस काल में भी चाहते थे कि कोडरमा जैसे जगहों में हम लोग इस प्रकार के मोटर का यहाँ पर फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, सरकार खोले और उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। रोजगार के लिए भी लगातार वो चिंता करते थे। तो ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सबसे बड़ा बात रहा है कि पूरे परिवार ने न्याय व्यवस्था स्थापित किया, भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे हैं। जी बिल्कुल। गरीबों की बात सुनी जाए और उनके साथ रहा जाए, दोस्त बन के रहा जाए। हमने ये भी परिवार से सीखा है। हमारे पिताजी जो हैं एक सेवक की भांति काम करते थे और मुझे तो उनके कार्य को देख करके मैंने जो 75 साल की अवस्था में भी वो मैंने जितना जोश से काम करते थे और मुझे उसमें लगता था कि भाई इतना उम्र में भी ये कभी अपना जोश कम नहीं होने देते, इतना सेवा में लगे रहते हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे, मुझे लगता था। जी। और वहाँ से मुझे हम लोगों की प्रेरणा मिली थी और उसी को प्रेरणा को लेकर के कोई तो जगदीश प्रसाद कुशवाहा नहीं बन सकते हम, बिल्कुल, परंतु कोशिश कर सकते हैं कि उन्होंने भाई किस प्रकार के कार्य किए, कैसा भूमिका रहा है। तो उसी पदचिन्हों पर चल करके हम जनता के सेवक के रूप में लगे रहे और हमने दिखाया है। गांडे में जब लोगों ने मुझे अवसर दिया तो 5 वर्ष तक हमने ये प्रूव किया है कि मैं राजा नहीं बना हूं, मैं जनता का सेवक बना हूं। जी बिल्कुल। जनता की जो तकलीफें हैं वो तकलीफें मेरी है, उसको सॉर्ट आउट करना, समाप्त करना जिम्मेवारी मेरी है। जी बिल्कुल। और इसी तत्परता से मैं लगा रहा सही में। और हमने 5 वर्षों तक गांडे को सजाया है। हम प्रयास करते रहे, पदाधिकारियों से, नेताओं से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से बात करके विभिन्न चीजों को ला करके सजाने का काम किया है। और मुझे भी लग रहा था कि अगर जो हमारे परिवार ने कोडरमा लोकसभा को सींचने का काम किया था और अगर हमें सांसद बनने का मौका मिलता है तो हम लोग उन चीजों को साकार करेंगे जो गांडे में हम कर रहे थे, उस प्रकार से पूरे लोकसभा में साकार करेंगे और जनता के हम साथ रहेंगे, उनके भाई बन करके, मित्र बन करके, चाचा बन करके, जो भी रिश्ते होंगे उस प्रकार से हम काम करेंगे। और आज भी मुझे पूरा उम्मीद है आज हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कोडरमा लोकसभा के चुनाव में आ रहे हैं और आज भी उम्मीद है कि जनता जब स्टडी करती है, जब जनता कहते हैं कि जब फैसला पर जाती है कि हम आज जनता चुनाव के दौरान, ये तो हमेशा ही कह सकते हैं, वो जज के कुर्सी पर बैठी हुई है क्योंकि आज उसे अपना सेवक चुनना है, बिल्कुल अपना ऐसा व्यक्ति चुनना है जो उनके बातों को सुने, समझे, उनके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहे समस्याओं के समाधान के लिए। तो अगर जनता निश्चित रूप से अगर ऐसे विषयों पर आएगी, जनता सजग हो जाएगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वैसे जनता जनार्दन का जो न्यायाधीश के जज पर कुर्सी पर बैठे हैं, ये लोग एक बहुत उचित फैसला लेंगे और वह फैसला अगर लेंगे तो निश्चित रूप से वो फैसला जयप्रकाश के नाम पर होगा जिसे वो अपना सेवक चुनेंगे और चुनेंगे तो निश्चित रूप से मैं सेवा करूंगा, जो मैंने किया है वो मैं करता रहूंगा। बिल्कुल, जनता पे ही सब कुछ डिपेंड है और जनता बहुत मैं समझता हूँ कि अब जागरूक हो गई है, जनता अपना भला बुरा समझती है। जयप्रकाश जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो चाचा आपके रितलाल प्रसाद वर्मा यहाँ के कई बार सांसद हुए, कितनी बार सांसद हुए? वो एक तरह से कही कि 6 बार हुए, परंतु एक बार क्या है कि कोर्ट ने फैसला दिया, जीत गए, वो लेट हुआ। अंसारी वाले, हाँ 6 बार उसको कहा जाता है। हाँ, तो कभी इस घराने का कोई हनक नहीं दिखा, जहां 6 बार सांसद हो, कोई हनक नहीं दिखा, दबंगई का जो आज के पॉलिटिक्स में दिखता है, ऐसी कोई हनक नहीं दिखी। हाँ, मूर्त रूप देते रहे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, जैसा कि ये बता रहे हैं। और इनके जो कुछ फादर थे वो खुद जमुआ ब्लॉक के प्रमुख भी रहे हैं और एक कुशल ग्रामीण चिकित्सक भी रहे हैं और वो निस्वार्थ भाव से सेवा देते आए हैं। और खुद जयप्रकाश वर्मा एक प्रोफेसर है, चीजों को समझते हैं और उसका निराकरण चाहते हैं। अपने ही पूर्वजों, अपने ही पैतृक जो इनकी अवधारणाएं हैं, उस राह पे चल करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और जनता, आपको ये एहसास हो रहा, चूंकि आप गली मोहल्ले घूम रहे हैं, पूरा कोडरमा लोकसभा कई वर्षों से घूम रहे हैं, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो लोगों में उत्साह दिख रहा है। उत्साह दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं जी। और वर्तमान सांसद के प्रति लोग उदासीन भी हैं क्योंकि 5 वर्षों तक उन्होंने न लोगों से बातें की, न विकास के प्रति कभी सजग हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो जिस कारण से उनके प्रति भी उदासीनता है। लोग ये भी देख रहे हैं कि हमें एक बेहतर चाहिए और उस बेहतर के लिए जयप्रकाश कैपेबल है, सुटेबल है और ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न्याय है, ईमानदारी है और इन्होंने कभी भी गलत चीजों से सौदा नहीं किया है। जी बिल्कुल। वो जनता के हितों के लिए अगर अपनी भी कुर्सी त्याग देनी पड़े तो हम त्याग देने के लिए तैयार रहे हैं। पिछले बार आपने देखा होगा जब मैं विधायक था तो हम इस राज्य के अंदर जो हमारे पारा शिक्षक भाई हैं उनके विषय के लिए
बहुतों बार हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से बहस भी हुआ, उन्होंने मेरी डांट फटकार भी लगाई। हम कभी डरे नहीं, जो बात है हमने वो बातें किया। आपने देखा कि जो इस राज्य के अंदर अनुसूचित जिले और सूचित जो जिले थे, तो 11 और 13 का जो रेशियो था उसमें असमानताएं थी। तो इस बारे में भी हम लोगों ने टीम बना करके रघुवर जी से भी लड़ाई की, बातें की। अब तो हम लोग कभी इस बात का चिंता भी नहीं की कि क्या आने वाले दिनों में हमें फिर से प्रत्याशी बनाएगी पार्टी या नहीं बनाएगी, मैं एमएलए बनूंगा नहीं बनूंगा। मेरा प्राथमिकता है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता के सवाल सही ढंग से रखे जाना चाहिए और उनका अधिकार सुरक्षित हो, उनको वो चीज मिलना चाहिए जो उनका हक और अधिकार है। तो हम उसके लिए लगातार संघर्ष करने के तैयार हैं, लड़ाई करने के तैयार हैं। हम कभी डरे नहीं हैं, पीछे कभी नहीं हटे हैं। बिल्कुल, ऐसी शख्सियतें इस चुनावी दौर में, इस राजनीति गलाकाट राजनीति के दौर में बहुत कम मिलते हैं कि जनता के हक हुकूक के लिए, नीतियों और सिद्धांतों के लिए जो अपने चेयर की परवाह ना करे, जो अपने दल की परवाह ना करे। और यही कारण है कि भाजपा उस समय वे छोड़ चुके थे और फिर जेएमएम का दामन थामा था, जब जेएमएम से आश्वासन मिला था कि लोकसभा चुनाव जो कोडरमा का है उसमें उम्मीदवार आप इंडिया गठबंधन की तरफ से, जेएमएम की तरफ से जयप्रकाश वर्मा रहेंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए, इसमें कैसे ऊंट करवट किस बैठा कि यहाँ पे भाकपा माले को ये सीट चली गई है। तो ये इस परिदृश्य में, नए परिदृश्य में आप कितना नफा और कितना नुकसान देख रहे हैं खुद का? देखिए, इसमें जो है सो मेरा कोई न लाभ है न कोई हानि है जी। इसमें तो केवल और केवल जनता को ही देखना है कि उसे कैसा नेता चाहिए, कैसा सांसद चाहिए जी। और ये सारा फैसला उन पर डिपेंड करता है जी। क्या कि मैं तो समझता हूं कि आज पार्टियां कुछ नहीं है, आज जो नेता जनता के साथ है, जनता का सेवा कर सकता है, जिसमें जज्बा हो जी, जो न्यायप्रिय हो, जो ईमानदार हो, तो ये चीजें जनता को देखने का चीज है। और जब जनता इन चीजों को देखेगी तो सही में हम कहीं नफा नुकसान की बात नहीं है। निर्दलीय व्यक्ति होने से क्या मतलब है? आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल मिलता है तो आपको भाई सिंबल नहीं मिला, परंतु आपका अपना तो सिंबल है कि हु आर यू, व्हाट इज योर इमेज, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर वर्क। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपका क्या है। और ये तमाम चीज जनता को देखना है और इन चीजों को देख करके जनता को ये फैसला लेना है। सिंबल मायने नहीं रखता है कि आपने तीर धनुष लाया या आपने पंजा लाया, ये सिंबल मायने रखता है। मायने रखता है नेता का कार्य, नेता का विचार और व्यवहार। और हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप इन चीजों को देखें। आपको किसी को इस बात के लिए भयभीत भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत वोट है और वो सारा मेरे साथ इकट्ठा है। और उसके अलावा तमाम लोग इस बात को मूल्यांकन कर रहे हैं, विभिन्न जातियां मूल्यांकन कर रही है कि हमें कैसे नेता के साथ जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम निर्दलीय होकर के भी जनता के आशीर्वाद पाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर के हम चुनाव जीत के जाएंगे और जनता का सेवा इसी प्रकार करेंगे जैसा हम हारते समय भी कर रहे हैं, जीतते समय भी किए। हम वो सेवा लगातार जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि कोडरमा का जो लोकसभा है क्षेत्र, वो थोड़ा सा अलग है दूसरे पूरे भारत के क्षेत्रों से। यहाँ पे जो व्यक्तित्व ज्यादा प्रभावी रहता है। मैं आपको बता दूं कि जब पूरे देश में 415 सीटें कांग्रेस की आई थी, इंदिरा गांधी का इंतकाल हुआ था, मर्डर हुआ था, उस समय कोडरमा, इनके चाचा जी ही रतलाल प्रसाद वर्मा यहां से चुनाव जीते थे। यानी कि नेशनल मुद्दे भी कोडरमा को प्रभावित नहीं करते हैं। हालांकि इसके बावजूद जयप्रकाश जी, कुछ प्रत्याशी आपके कंपटीटर में ऐसे हैं जो अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाते। वो कहते हैं कि मोदी जी हैं, 400 पार करना है। आप क्या कहेंगे इसमें? इसमें तो मैं कहूंगा कि भाई लोग भी अब समझने लगे। कभी कभी ऐसा होता था ना कि किसी कारण से लोगों ने दूसरे नेता के नाम से वोट किया, पर अब मैं देख रहा हूं जो 2014 में अगर हम बात करें तो लोगों ने कहा भाई ये क्या गुजरात मॉडल है, हम बीजेपी को वोट देते हैं, दे दिया। 19 में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अरे 5 साल में की करे पाते, 5 साल में क्या कर सकेगा, हम 5 साल और देंगे। तो लोगों ने 14 से भी ज्यादा बढ़ करके 19 में दे दिया, वोट दिया। परंतु अब सारी चीजें रिवर्स गियर ले लिया है। अच्छा, 10 साल देने के बाद जनता देख रही है कि इन लोगों ने 10 साल में केवल मैंने फेंकने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करने का काम किया है, आम छोटे छोटे लोगों के रोजगार को खाने का काम किया है, लोगों के डेली के रोजमर्रा की जो चीज है उसमें आप जीएसटी लगाते हैं, आप कितनी महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो अब लोग सब सारा चीज समझ गए हैं और समझ करके अब ना तो 14 वाली स्थिति है ना 19 वाली स्थिति है, अब रिवर्स गियर लग गया है। और निश्चित रूप से
अब बड़े नेता के नाम से किसी को वोट मिलने वाला नहीं है। और अब जनता समझ करके, और 10 साल में जनता भी समझी है। जो हमारे उस जो वोटर नहीं थे, आज वो नई पीढ़ी के लोग भी वोटर हुए हैं। और नई पीढ़ी को भी अब समझना है कि क्या भैया देश का विकास चाहते हो या बिना मतलब का मंदिर और मस्जिद में उलझना चाहते हो। खैर हमको नहीं लगता कि मंदिर और मंदिर में उलझने का समय है। हम जानते हैं कि हमारे मंदिर आस्था के केंद्र हैं। मैं भी हिंदू परिवार से आता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो हम वो करेंगे, करते रहेंगे। परंतु जो हमारा सरकार जो बने, सरकार अपना दायित्व को निभाए और सरकार नौजवानों को मंदिर और मस्जिद के मामले में बहका करके वोट की राजनीति नहीं करे। मैं तो जनता से भी आग्रह करूंगा भैया आप सब सजग हैं और सजग होकर के नौजवान फैसला लीजिए, तभी भारत देश जो हम लोग कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं कि ये भारत देश आज विकासशील देश है, ये विकसित देश बन जाए और यहाँ समृद्धशाली हो, खुशहाली हो, तो हम लोग अटेंड कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं जब आप इन चीजों से बाहर जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि मंदिर मस्जिद और धार्मिक मुद्दों से उलझ करके नहीं, और निजी चीजें हैं लोगों की, सभी लोगों के अपने अपने धर्म है और उसका आदर सभी के बारे में समान है। हमें विकास के रूप में विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे जयप्रकाश जी की अभी जो सिनहरी दिख रही है कोडरमा की, वो त्रिकोणात्मक दिख रही है। आप एक मनोज यादव को भी जोड़ रहे हम, भाई कुछ वोट वो भी लाएंगे, प्रत्याशी तो लाएंगे। तो आप हो गए, अन्नपूर्णा जी हो गई, भाकपा माले से विनोद सिंह हो गए, और वो खतियानी पार्टी मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है, कुछ है, मनोज जी हैं। तो आपको क्या लगता है किससे आपकी नेक टू नेक भिड़ंत है, कहाँ बातें आप? नहीं ठीक बोल रहे हैं, ये जो आपने बात अच्छा पूछा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहां तक भिड़ंत की बात है, हम अपने मन से भिड़ंत क्यों कल्पना करें या सोचें जी, किसको भिड़ंत में आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है। ये तो आम जनता का काम है, जनता जनार्दन का काम है। वो किसे पसंद करती है, वो किसे लाइक करती है, उसी को भिड़ंत में आगे पीछे जनता करेगी। ये सवाल भी आपने जनता पे छोड़ा, जनता पर ही है, वही बताएगी भाई जी मैंने इस मैदान में कौन किसके रेस में है, ये जनता ही फैसला करेगी और ये उन्हीं का सवाल है और उन्हीं को करने दिया जाए। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। वेरी गुड। ऐसे विभाग बातें कोई प्रत्याशी नहीं करता, सभी दिखाते हैं कि जो जीते हुए उसी से मेरा कंपटीशन है। लेकिन जयप्रकाश जी यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं कि मैं इसका क्यों ठिकरा लूं। ये ठिकरा तो जनता के ऊपर है कि वो किसे आगे और किसे पीछे करना चाहती है, किसको अच्छा मानती है, किसको बुरा मानती है, किसको थर्ड में रखना चाहती है, किसको फोर्थ में रखना चाहती है। ये जनता ही मालिक है, जनता ही समझे। जयप्रकाश जी, हमारा एक प्रश्न और है आपके साथ कि कोडरमा में बहुत सारी चीजें अभी अधूरी है। हालांकि आपने जो रेलवे लाइन गिनवाया, जो आपके चाचा जी के प्रयास से और आपके पिताजी के प्रयास से हुआ है, वो सही में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की एक धुरी है विकास की, मैं इसको मानता हूं। क्योंकि कोडरमा लोकसभा का अधिकांश क्षेत्र गिरिडीह में पड़ता है और ये रेलवे लाइन इसी क्षेत्रों से ज्यादा गुजरती है। तो बहुत लाभ हुआ है, बहुत फायदा हुआ है, हम भी उसका लाभ उठाते हैं और इसके लिए हम दिवंगत आत्मा को अभी भी धन्यवाद करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी कुछ वीडियो बनाकर इसको डाला था। और क्या चीजें हैं, क्या सपने हैं जो आप कोडरमा के लिए करना चाहते हैं? अगर कोडरमा के मतदाता आपको अवसर देती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कोडरमा के लिए क्या सपने हैं आपके? जैसे देखिए, सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं यहाँ के लोगों का, मतलब सब आदमी चाहता है कि बेहतर जीवन हो। जी बिल्कुल, खुशहाल जीवन हो जी। तो खुशहाल जीवन के लिए जब रोजगार के अवसर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमारे लोग चले जाते हैं, सूरत जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बहुत सारे लोग दुबई भी जाते हैं। तो वहां पर उनकी स्थिति क्या है? बहुत दयनीय स्थिति है। बाहर आप जाते हैं तो आप बहुत अच्छा नहीं है। बाहर जाने वाले में से कुछ लोग, मतलब कुछ परसेंटेज, 1% 2% लोग बेहतर कर जाते हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि 95% लोगों की स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत दयनीय होती है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग क्यों ना अपने इलाकों में माने उद्योगों की स्थापना करें, इंडस्ट्री की यहाँ स्थापना करें जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। उसके साथ साथ बड़े उद्योग करें। मेरा ये भी मानना है कि हम छोटे उद्योग जो पंचायत लेवल पर हो, नीचे स्तर पर हम पंचायत लेवल पर उद्योग की स्थापना का एक प्रस्ताव हम सरकार के सामने दें और सरकार उस प्रस्तावना को मानते हुए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में वो कुटीर उद्योग की स्थापना करें ताकि लोगों को रोजगार के अवसर यहाँ मिल सके। और दूसरा मेरा मानना है कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो इंडस्ट्री, इसी को भी हम इसी ग्रुप में ले सकते हैं, और यहाँ लिया नहीं गया है। यहाँ केवल काम चलाओ है, लोग अपना काम भर खाते हैं, करते हैं,
पर उसको अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री के रूप में लेंगे तो हम उसे बेहतर पानी की सुविधा मुहैया कराएंगे, आधुनिक टेक्नोलॉजी से कृषि करने का तरीका बताएंगे, कम पानी में ज्यादा पैदावार लेना। तो ये चीजें हैं। उसके हम सस्ते दरों पर खाद देना, बीज देना, हम सुविधा प्रदान करना। हम जानते हैं ज्यादा हमारा जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्रीय है ये प्लेटो है, ये पठार है, तो पठार में समतल तो है नहीं, फिर भी इस पठार में भी हम देख रहे हैं संभावनाएं हैं। नहीं जैसे बोलते कि हम लोग अगर सीढ़ी नुमा खेती करते हुए पठार में ऊपर पहाड़ के ऊपर से या लिफ्ट इरिगेशन के सिस्टम के माध्यम से पानी की जो व्यवस्था करके एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, और हम ये बातें सरकार में करेंगे ताकि अगर हम खेती को यहाँ पर अगर इंडस्ट्री के रूप में विकसित करेंगे तो हमारे लोगों का जीवन और सुखद होगा, आनंदमय होगा, क्योंकि खेती कार्य भी करेंगे, आसानी से करेंगे, श्रम भी कम होगा, बेहतर उत्पादन होगा, तो उस खेती कार्य से जो पैसा होगा, लाभ होगा, उसे जीवन के बाकी चीजों को लोग खरीदेंगे और बेहतर जीवन अपने घर में रह करके एक शानदार जीवन, क्योंकि ग्रामीण जीवन जो होता है बहुत ही सुखद जीवन, प्यारा जीवन होता है। क्योंकि और आज हमारे पास सरकार इतने संसाधन है, जिस संसाधन से अगर हम गांव में बेहतर बिजली हम दे दें, हमारे पास जो संसाधन है उसे हम गांव में हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छा दे दें, हम एजुकेशन की फैसिलिटी गांव में अच्छा दे दें, तो ये चीज अगर हम करेंगे और खेती को बढ़ावा देंगे तो हम बेहतर कोडरमा लोकसभा को विकसित कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एजेंडा है, और मेरा ये भी प्रयास होगा कि जो सरकार की जो चीजें चल रही है वो भ्रष्टाचार के कारण सब खाली बस काम चलाओ चल रही है, फाइलों में चल रही है। जैसे हमारा मालिक विद्यालय चल रहा है, हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, हमारा अन्य प्रकार का ऑफिस चल रहा है, जनता के लिए जो छोटी मोटी योजनाएं चल रही है, जैसे मान लें कि हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र को देख लें, और भी तरह के जो छोटी जो छोटा चीज भी है, परंतु वहां पर भी सरकार ने योजना तो अच्छा निर्माण किया है, परंतु उसका बंदर बांट और दुरुपयोग हो रहा है, धरातल पे उतर नहीं रहा है। धरातल पर नहीं उतर रहा है। तो मेरा तो एक सोच वो भी है कि इन तमाम चीजों को हम स्कूल की व्यवस्था बेहतर करें, जो हमारा चल रहा है, जो हमारे संसाधन है, जितना हम टीचर को पैसा दे रहे हैं, जितना हम कॉपी और किताब दे रहे हैं, मध्याह्न भोजन दे रहे हैं, पर हम ठीक नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको हम देख नहीं रहे हैं, हम उसी का और शोषण कर रहे हैं, लूट रहे हैं भ्रष्टाचार के कारण। तो ये चीजें बंद होगी जो जयप्रकाश चाहता है, जो जयप्रकाश ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जो गांडे में भी चलाया, और मैंने दिखा दिया कि बिना एक भी रुपया लिए हम जनता की सेवा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम जीते हारे वो मकसद नहीं है, हम ईमानदारी से जनता की सेवा दे सकें, न्याय उनको मिल सके, तो ये हमने काम किया था। और इसी रूप से मैं पूरे कोडरमा लोकसभा को सजाना चाहता हूं, इसका विकास चाहता हूं, और तमाम गवर्नमेंट की मशीनरियों को प्रैक्टिकल रूप में सही ढंग से चलाना चाहता हूं। ये मेरा मकसद होगा। जी बिल्कुल सही बात है। अगर जो मशीनरियां हैं गवर्नमेंट की, जो प्रशासक हैं, वो अगर चीजों को धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतारने लगे, अब भ्रष्टाचार के कई मामले मैंने चलाया है, और भ्रष्टाचार अगर हट जाए, आम जनता को जो सुविधाएं सरकार देना चाहती है वो धरातल पर उतरने लगे, तो मैं समझता हूं कि इसी में सारी चीजें आ जाएगी और चीजें बहुत सुखद हो जाएगी। यहाँ एक उद्योग माइका का भी है जी, जो कोडरमा को बहुत प्रभावित करता है, कोडरमा की राजनीति को भी बहुत प्रभावित करता है, लेकिन उस माइका के लिए कोई सारगर्भित बात नहीं हुई, हालांकि वो उससे बार बार राजनीति रोटियां सेकी गई। आप क्या कहेंगे माइका मजदूरों को लेकर के खासकर? आज जैसे माइका का तो जो मेन इंडस्ट्री था जी, तो वो तो आज कमजोर हुआ है जी, और जो ये इंडस्ट्री था भी उस समय कुछ कॉर्पोरेट लोगों के हाथों का ये खिलौना बन गया, और उन्होंने ही इसका दोहन किया। नहीं मतलब माइनिंग इज ए रॉबरी इंडस्ट्री, जैसे हम लोग कहते हैं ना, माइनिंग जो है लुटेरा उद्योग है, तो ये लुटेरा उद्योग ना हो, हम कहते हैं माइनिंग सबके लिए हो, हर गरीब मजदूर किसान के लिए उसको लाभ मिले, बराबर लाभ मिले, और सबका जीवन बेहतर हो सके, ये योजना बनना चाहिए। और माइका के लिए भी इस प्रकार का योजना बनना चाहिए था। आज तो माइका के लिए बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जब सरकार से माइका को फिर से स्टार्ट करने के लिए यूरेनियम के लिए जो एनओसी मांगने की बात हुई, वो केंद्र सरकार दे सकती थी, झारखंड सरकार ने जो प्रयास किया था, तो केंद्र सरकार ने उसको एनओसी दिया नहीं, हमारी सांसद भी उदासीन रही, जिस कारण से और ये आगे बढ़ता वो फिर बैकफुट में चला गया। जब अबरा की बात हुई, ढिबरा की बात हो रही, छोटे ढिबरा की, तो ढिबरा जैसे तैसे लोग उठा करके बेचते हैं, तो आज ढिबरा में भी अलग अलग तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। उसे जो लोग डेली एक टोकरी उठा लिया और जाके बेच दिया, तो खाने पीने के गरीबों की व्यवस्था होता था, आज ये भी समस्या हो गई है। तो ये तमाम चीजों को सही ढंग से देखने की आवश्यकता है, और एक मंथन करने की आवश्यकता है कि कैसे इस चीज का डायरेक्ट लाभ नीचे स्तर के लोगों को मिल सके। मैंने कहा ना कि हमारा ये स्टेट जो है बहुत रिच है, परंतु यहाँ के लोग बहुत आज भी गरीब हैं, 24 साल बाद भी आज गरीब हैं, और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप समझिए कि ढिबरा को दिन भर पीसते रहते हैं, चुनते रहते हैं, और उसके बाद भी उनका स्थिति अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत दयनीय स्थिति, तो दब के मर जाते हैं, कई घटनाएं घटनाएं होती है। तो इन चीजों के लिए हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार में
बातें होंगी, केंद्र सरकार में विभाग बहस होगा, लोकसभा के अंदर हम लोग डिबेट करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि आप इस पर एक जो बात हम लोग कह रहे हैं, जिस टाइप का कानून की बात कर रहे हैं वह कानून बने और कानून बन के आम लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, ये हम लोग का प्रयास होगा। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर कोडरमा जोन में अगर हम मतलब बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो पत्थर क्रशर का मामला है, जो इंडस्ट्री बैठा हुआ है स्टोन क्रशर का, उसमें भी आज समस्या खड़ा कर दिया गया है, वो भी बंद हो रहे हैं, लोगों का जीविकोपार्जन और खराब हो रहा है। तो उनको भी सुधारना है कि वो इंडस्ट्री भी कैसे बढ़े और कैसे उसमें लगे हुए लोगों को भी लाभ मिल सके और यहाँ जब रोजगार मिलेगा तो लोग खुशहाल जीवन जी सकेंगे। आपको लगता है जयप्रकाश जी कि अगर हेमंत जी बाहर होते, उनको अंदर जाने की घटना नहीं घटित होती जी, तो शायद टिकट आपको मिल जाता? नहीं, ये तो अब क्या इसमें परिस्थितियां बनी है, क्यों ऐसा हुआ है, ये हम लोग तो नहीं कह सकते। जेएमएम के लिए एक सेंटेंस में आप क्या कहना चाहेंगे इस अवस्था में कि जहां रहो खुश रहो आबाद रहो? हम लोग जेएमएम तो हम लोग अभी तो हैं जेएमएम, लोग जेएमएम कहाँ छोड़े हैं? जेएमएम तो छोड़ा नहीं आपने। हाँ, मैं तो अभी जेएमएम में हूँ और जेएमएम अच्छा करे। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य की जो पार्टी है, जो हेमंत बाबू ने मुझसे कहा था और हमने जो महसूस किया था, तो हम चाहते हैं कि हेमंत झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड वासियों के लिए जिस प्रकार से काम करना है वो काम करे और इस राज्य को आगे लेके जाए। हम तो मेरी शुभकामना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, और अभी हम तो जेएमएम में है ही हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, दिल जला है लेकिन मुंह से दुआएं ही निकल रही है। ये डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा है, जो अपनी शख्सियत के लिए जाना जाता है, किसी पार्टी और किसी तमगे के लिए नहीं जाना जाता है। अब फैसला कोडरमा के जनता पे छोड़ा है इन्होंने कि आप हमें किस नंबर पे आते हैं, आप हमें कहाँ रखते हैं, ये आप समझो। हमारा ड्यूटी है, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, जो खानदानी चला आ रहा है, हम इस दायित्व में प्रहरी के रूप में आपके साथ, आपके हर सुख दुख के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, आज इतना ही। अब फिर कभी हम मिलते हैं किसी और शख्सियत से, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जोहार। जी, सभी श्रोताओं को मेरा जोहार, आदाब।